लोग कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रही आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं हूं ताना मंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग, बच्चों आज के इस क्लास में हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर एक बार फटाफट से मैक्रो इकोनॉमिक्स का देख लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए आइए फटाफट से एक बार देख लेते हैं, है ना, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से करके जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, वो क्या होता है। उसके बाद एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिसिट डिमांड क्या है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरली फिस्कल पॉलिसी है, यहां पर बहुत अच्छे से करके जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं राजे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। यानी ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम आता भी है और वो काम कर भी रहे, उनके हाथ में नौकरी है, वो विले नहीं बैठे, बेरोजगार नहीं बैठे, है ना, जिनके पास काम है, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस रेट पर वो काम कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एम्प्लॉयड है वो इंसान। यानी वो काम वो एक इंसान काम कर रहा है, है ना, काम धाम है उसके पास, राइट, समझ लो। ऐसी सिचुएशन है व्हेन ऑल दोस पीपल, यानी ऐसे लोग हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एबल टू वर्क, जिनको काम आता भी है ना, आर गेटिंग वर्क, उसके पास काम है भी सही, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट चल रही है उस पर वो काम कर रहा है। नेक्स्ट होती है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है राजे? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। क्या होता है? बेरोजगारी। यानी एक ऐसा इंसान जो बेरोजगार है, यानी कि वो काम करना चाहता है, काम आता भी है उसको, बट प्रॉब्लम है उसको काम मिल नहीं रहा, बेचारा बेरोजगार है। जैसे कि कोरोना में हुआ था। अब कोरोना में कितने लोग हैं जो काम करना चाहते थे, उनको काम आता भी है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा है, राइट। वही होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट मींस व्हेन द पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, यानी वो काम करना चाहते हैं, एबल टू डू वर्क, उनको काम आता है, बट आर नॉट गेटिंग वर्क, बट उनको काम मिल नहीं रहा एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस पर उनको काम मिल नहीं रहा, बेचारे बेरोजगार बैठे, यानी घर पे बैठे, विले बैठे, कोई काम धाम नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, राइट। सो बात करते हैं राजा, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट नाम से पता चल रहा है कि पूरी एम्प्लॉयमेंट है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही यही है कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनको काम आता है, उन सभी लोगों के पास काम है, यानी उनके पास काम है, उसी को हम क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो देख लीजिए, इट मींस व्हेन ऑल दोस पीपल, ऐसे लोग who are willing to do work, जो काम करना चाहते हैं, able to do work, यानी उनको वो काम आता भी है करना, are getting work, उनके पास वो काम है भी सही, at existing wage rate, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रही है उस रेट पे वो काम कर भी रहे, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट है देश में। अब बहुत सारे बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मान लो देश में 143 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो मतलब 143 करोड़ के आसपास लोगों के पास काम होना, उनको लगता है कि जितनी जनसंख्या है सभी के पास काम होना, उसी को हम बोल देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। बट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जितनी जनसंख्या सभी के पास काम होना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जितने लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग है, उन सभी के पास काम होना। चाहे पॉपुलेशन 143 करोड़ की है, बट अगर काम मान लो सिर्फ 50 करोड़ लोग करना चाहते हैं, तो उन 50 करोड़ लोगों के पास काम होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ध्यान से देखिएगा, जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास क्या होना? काम होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फुल एम्प्लॉयमेंट की वो ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी देश में कोई बेरोजगार ही नहीं है, सभी के पास काम है, ऐसा नहीं है। बिकॉज एक मिनिमम रेट ऑफ बेरोजगारी तो देश में रहती ही रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। मिनिमम रेट ऑफ बेरोजगारी देश में रहती है। एक एग्जांपल दे देती हूँ, लेट्स से मैं आज एक नौकरी कर रही हूं, बट वो नौकरी में मुझे बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर कर रहा था। मैंने क्या किया? उस नौकरी पे लात मार दी, उस नौकरी को छोड़ दिया और मैंने एक नई नौकरी की ज्वाइनिंग कर ली। और वो जो नई नौकरी की ज्वाइनिंग थी वो मान लो 2 महीने के बाद थी। सो 2 महीने के लिए यहां पर मैं क्या हूं? बेरोजगार हूं।
समझ पा रहे हो? तो यानी मिनिमम रेट ऑफ बेरोजगारी तो देश में रहती ही रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कोई भी बेरोजगार नहीं है देश में, सभी के पास काम है, ऐसा नहीं होता। एक मिनिमम रेट ऑफ बेरोजगारी देश में रहती है, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आइए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कई बार इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। चलिए सबसे पहले बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या। वॉलंटरी का मतलब होता है जानबूझकर मैं बेरोजगार हूं। जानबूझकर मतलब यह है कि मुझे काम मिल रहा है, आई एम गेटिंग वर्क, मुझे वो काम आता है और वो मुझे काम मिल भी रहा है, बट वो काम मैं करना नहीं चाहती हूं, उसको कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मैं जानबूझ के बेरोजगार हूं। देख लीजिए, इट मींस व्हेन पीपल आर एबल टू डू वर्क, एक इंसान को काम आता है एंड आर गेटिंग वर्क, उसको काम मिल रहा है, बट आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, बट वो करने को तैयार नहीं है एट एग्जिस्टिंग वे रेट, जो भी वे रेट दे रहे हो उस रेट पे वो काम करने को तैयार नहीं। एग्जाम्पल देती हूं, लेट्स से मान लो मुझे लगता है कि मैं मान लो महीने का 50,000 रुपए डिजर्व करती हूँ, एक सैलरी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मैं कम से कम 50,000 रुपए महीना डिजर्व करती हूँ, लेकिन जहां मैं नौकरी करने गई वहां पे मुझे सिर्फ 20,000 रुपए तनख्वाह ऑफर करेगी, तो मैं करूंगी उस तनख्वाह पे काम। जब मेरे को लगता है कि भाई मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, तो मैं कम से कम 50,000 रुपए डिजर्व करती हूँ, तो मैं 20,000 में क्यों काम करूंगी? मुझे काम तो मिल रहा है, मुझे काम आता है, मुझे काम मिल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट विलिंग टू डू वर्क एट एग्जिस्टिंग वे रेट, जो वे रेट वो दे रहे हैं उस रेट पर मैं काम करने को तैयार नहीं हूं, मैं जानबूझ के यहां पर क्या हूं, बेरोजगार हूं। नेक्स्ट है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब मैं जानबूझ के बेरोजगार नहीं हूं, भाई काम ही नहीं मिल रहा, जो कोरोना में हुआ था, बेचारे लोग काम करना चाहते हैं, काम आता भी है, जो वे रेट दोगे उस रेट पे काम करने को तैयार हो, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट गेटिंग वर्क, काम मिल नहीं रहा, जानबूझ के बेरोजगार नहीं हूं, साला काम मिल नहीं रहा है यार, वो वाली बात होगी, समझ लो? देख लो, सो इट इज अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू डू वर्क, यानी वो काम करना चाहता है, एबल टू डू वर्क, यानी काम आता है एट एग्जिस्टिंग वे रेट, जो तनख्वाह दोगे, जो दिहाड़ी दोगे उस रेट पे काम करने को तैयार हूं, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट गेटिंग वर्क, मुझे काम मिल नहीं रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या कारण रहते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। कई बार जो लेबर है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाती, स्पेशली गांवों में जो लोग हैं वो अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह शहरों की तरफ मूव नहीं कर पाते, काम धंधे की तलाश में, है ना। वो परिवार का मोह ही इतना होता है, या कई बार परिवार वाले ही नहीं जाने देते हैं ना, नहीं हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हमसे दूर नहीं जाएगा ना, और बेचारे वहीं रह जाते हैं, और वहीं रह जाते तो विले रह जाते, बेरोजगार रह जाते हैं, बेचारे के पास कोई काम नहीं रहता। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। मान लो ये फैक्ट्री है, अगर इस फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कोई काम ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो लेबर को रख के क्या करूंगी? बिना बात की दिहाड़ी को ना दूंगी तो लेबर को निकाल दिया जाता है, और लेबर को निकाल दिया जाता है तो यानी बेरोजगारी की समस्या। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके लिए जो है नौकरियां निकाली है सरकार, कितनी कितनी नौकरियां निकालती है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कितनी कितनी नौकरियां निकालती है, बट बेचारों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है ना, कोई नॉलेज ही नहीं है ना, तो इस वजह से बेचारे क्या रह जाते हैं? बेरोजगार रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सरकार ने उनके लिए नौकरियां निकाली है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पावर। पावर का मतलब है बिजली। कई बार क्या होता है, फैक्ट्रीज में बिजली ही नहीं है, अब बिजली ही नहीं है तो मशीनें नहीं चल रही। अब अगर मशीन ही नहीं चल रही तो लेबर तो मशीन पे काम करेगी, तो अगर मशीन नहीं चल रही तो लेबर क्या काम करेगी? अब लेबर क्या काम कर रही है? कुछ काम नहीं कर रही लेबर, तो अब बेचारों को क्यों बिना बात के दिहाड़ियां को ना दूंगी, लेबरों को बिना बात के वेजेस को ना दूंगी, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा तो उनको निकाल दिया जाता, तो बेचारे क्या रह जाते हैं? बेरोजगार रह जाते हैं। नेक्स्ट वियर एंड टियर ऑफ मशीन। वियर एंड टियर ऑफ मशीन का मतलब है कि मशीन खराब पड़ गई, है ना। अब मशीन ही खराब पड़ गई तो मशीन ही नहीं चल रही, जब मशीन ही नहीं चल रही तो लेबर उस पर काम करती है, अगर मशीन नहीं चल रही तो लेबर काम ही नहीं कर रही, लेबर काम ही नहीं कर रही तो क्यों उनको बिना बात की दिहाड़ियां देनी है? तो उनको निकाल दिया जाता है। अब निकाल दिया जाता है तो बेचारे क्या रह जाते हैं? बेरोजगार रह जाते हैं। नेक्स्ट टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू द अदर। कई बार क्या होता है, वर्कर्स एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं आज एक नौकरी कर रही हूँ, बट उस नौकरी से मैं बहुत ज्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, इतना काम दे रहे थे, 18-18 घंटे में काम कर रही थी और तनख्वाह के नाम पर कुछ दे नहीं रहे थे। तो मैंने क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ दी, मैंने
नौकरी छोड़ने से पहले ही दूसरी नौकरी ढूंढ रखी थी। ठीक है, अब मैंने नौकरी छोड़ दी, अब दूसरी नौकरी के लिए 2 महीने का टाइम है। अब 2 महीने के लिए तो मैं क्या हूं, बेरोजगार हूं, क्योंकि 2 महीने बाद ज्वाइनिंग है ना वहां पे, तो 2 महीने के लिए मैं यहां पर क्या हूं, बेरोजगार हूं। नेक्स्ट है सर्च ऑफ रेम्यूनरेटरी जॉब। रेम्यूनरेटरी का मतलब होता है प्रॉफिटेबल जॉब, जहां पे मुझे ज्यादा पैसा मिले। अब मान लो मैं एक नौकरी कर रही हूं, नौकरी तो ठीक है, काम ठीक है, बट पैसा नहीं दे रही, तनख्वाह बढ़ाने पर ही नहीं है। हर बार बोलती है तनख्वाह बढ़ाएगी, तनख्वाह बढ़ाती ही नहीं है। अब कब तक काम करूंगी जहां पे पैसा ही नहीं मिल रहा? तो मैंने क्या कर दिया, इस नौकरी को छोड़ दिया, है ना। मैंने क्या कर दिया, इस नौकरी को छोड़ दिया। अब नई नौकरी की तलाश कर रही हूं, मिली नहीं है नौकरी, नई नौकरी की तलाश कर रही हूं। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 6 महीना भी लग सकता है नई नौकरी में, जहां पे मुझे अच्छा पैसा मिले, अच्छा पैकेज मिले। तो तब तक के लिए, जब तक मुझे एक नई नौकरी नहीं मिलती, तब तक के लिए मैं बेरोजगार हूं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 6th और 7th पॉइंट में। 6th पॉइंट में कोई भी रीजन से मैंने नौकरी छोड़ी है ना, तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरी नौकरी हाथ में है। अगर वो मान लो नौकरी की ज्वाइनिंग 1 महीने के बाद है, तो 1 महीने के लिए मैं बेरोजगार हूं। लास्ट वाले पॉइंट में कि मैं अभी सर्च कर रही हूं जॉब, मुझे जॉब मिली नहीं है, मैं ढूंढ रही हूं जॉब, है ना, मैं ढूंढ रही हूं जॉब। अब जॉब मिलने में कितना भी टाइम लग सकता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भी लग गया, 6 महीना भी लग गया, कितना भी टाइम लग सकता है। तो जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक के लिए मैं यहां पर क्या हूं, बेरोजगार हूं। यहां तक क्लियर सब बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी बेरोजगारी आती है, एक बार फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कमी है। सबसे पहले कैपिटल, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है धंधे में, है ना, अगर मेरी फैक्ट्री में लगाने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो मैं रॉ मटेरियल वगैरह नहीं खरीद पाऊंगी, मशीनें वगैरह नहीं खरीद पाऊंगी। तो अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगी। अब कुछ बन ही नहीं रहा सामान, है ना, तो बिना बात के लेबर को रख के क्या करूंगी इतनी, तो लेबर को निकाल दिया जाता है, बेचारी लेबर क्या रह जाती है, बेरोजगार हो जाती है। नेक्स्ट है लैंड, मेरे पास जमीन ही नहीं है काम करने के लिए। मान लो ये फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई थी, ये फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई थी, अब किराए पे ली हुई थी, तो जो इस मालिक था उसने क्या किया, मुझे एकदम से बोल दिया कि फैक्ट्री खाली कर दो 2 दिन के अंदर अंदर। अब मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया गया। अब मैं नई बिल्डिंग ढूंढ रही हूं, एक नई जमीन ढूंढ रही हूं, जहां पे मैं दोबारा से फैक्ट्री को खड़ा कर सकूं, दोबारा से इस पर काम करना शुरू कर दूं। अब नई बिल्डिंग ढूंढने में तो कितना भी टाइम लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। अब बिना बात के लेबर को क्यों दिहाड़ी दूंगी, है ना, बिना बात के लेबर को क्यों दिहाड़ी दूंगी, तो लेबर को निकाल दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि भाई देखो अभी तो हम जमीन ढूंढ रहे हैं, अगर मुझे कोई बिल्डिंग मिल जाएगी ढंग की, तो फिर से काम शुरू हो जाएगा, जब काम शुरू हो जाएगा फिर से आपको रख लेंगे। पर जब तक मुझे एक नई बिल्डिंग नहीं मिलती, तब तक के लिए तो लेबर को निकाल दिया जाएगा ना, और लेबर को निकाल दिया गया तो बेचारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन लेबर्स आर ट्रेंड in old and decaying industries and are ill-equipped for the new emerging industries। क्या बोला जा रहा है कि जब एक लेबर पुरानी टेक्नोलॉजी में क्या है, ट्रेंड है, और वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाती हूँ। लेट्स से ये एक फैक्ट्री है, ये मान लो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मशीनें थी बहुत ही पुराने टाइप की। तो उस पुरानी मशीनों पे तो लेबर बड़े अच्छे से काम कर रही थी, क्योंकि उनका हाथ खुल चुका था, हाथ साफ था उस मशीन पे, तो बड़े अच्छे से काम कर रही थी। अब हुआ क्या, अब टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना, तो हर कोई जो है नई टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आता है, राइट। तो अब क्या किया, पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीन हटा के इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लाई गई। अब लेबर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पाई, उसको अडैप्ट ही नहीं कर पाई, उस चेंज, उस बदलाव को ही नहीं ला पाई, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं ना बेचारे। उनका तो पुरानी मशीन पे तो हाथ साफ था, बट अब नई मशीन पर तो वो हाथ साफ ही नहीं कर पा रही, उसको टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है ना। सीख गई तो ठीक है, नहीं सीखी तो उनको निकाल दिया जाएगा। अब निकाल दिया जाएगा तो बेचारे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो वही बात करें कि कई बार एक लेबर जो है वो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा मतलब अडैप्टेड होती है, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पाती, उसको अडैप्ट ही नहीं कर पाती, उस बदलाव को अडैप्ट ही नहीं कर पाती। उस वजह से जो है उनको निकाल दिया जाता है ना, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर पाती नई मशीन पर, तो उनको निकाल दिया जाता है, बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन टेक्निक बदल जाना। प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। मान लो राजे ये एक फैक्ट्री थी, इसके अंदर पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी, तो 1000 लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि लेबर हाथ से काम करती थी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर मशीन ले आए हम। अब मशीन लाने से क्या हुआ, हमें सिर्फ 200 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है जो मशीन को चला पाए।
अब सिर्फ 200 लेबर की रिक्वायरमेंट है, मशीनों से काम हो रहा है तो सिर्फ 200 लेबर की रिक्वायरमेंट है जो मशीन को रन कर पाए, मशीन को ऑपरेट कर पाए। तो हमने क्या किया, 800 लेबर को, क्या हो रहा है यार, हमने क्या किया, ये 800 लेबर को क्या कर दिया, निकाल दिया, और बेचारे 800 लेबर यहां पर क्या होगी, बेरोजगार। जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में मैं चेंज ले आई, यानी पहले मैं जब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करी तो बहुत ज्यादा लेबर को अपॉइंट किया जा रहा था, बहुत ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल रही थी। अब मैंने जब टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी, मैं मशीनों की तरफ शिफ्ट हो गई, तो ऑब्वियसली कितनी सारी लेबर को निकाल दिया जाएगा, बेचारे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है बेटा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो देश में रहती ही रहती है। किस वजह से वो मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देश में रहती है? सबसे पहले अगर बात करूं, टाइम रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। कई बार टाइम लगता है आपको एक जॉब से दूसरी जॉब। मैं आपको समझाती हूं, एग्जांपल समझाती हूं। मान लो राजी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया कहीं ना कहीं। मान लो मैं आज एक नौकरी कर रही हूं, बट वह नौकरी से मैं फ्रस्ट्रेट होगी, और फ्रस्ट्रेट हो गए, मैंने कहा छोड़ भाड़ में गई नौकरी, मैं नई नौकरी ढूंढूंगी। तो मैंने नई नौकरी ढूंढ ली, और मैंने जो पहली वाली नौकरी थी उस पर क्या मार दिया, लात मार दी, यानी उस नौकरी को छोड़ दिया। अब जो नई नौकरी है उसकी ज्वाइनिंग 2 महीने के बाद है। सो 2 महीने के लिए मैं यहां पर क्या हूं, बेरोजगार हूं, यानी मिनिमम रेट ऑफ बेरोजगारी देश में रहती ही रहती है। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड इन एडजस्टिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। कई बार एक इंसान को टाइम लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी को एडजस्ट होने में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। लेट्स से मैं कॉलेज में हूं, कॉलेज का फाइनल ईयर, मेरी प्लेसमेंट होगी, मेरी नौकरी लग गई, है ना। अगर आपने देखा होगा फाइनल ईयर में जब नौकरी लगती है तो एक इंटर्नशिप पीरियड चलता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 3 महीने 6 महीने आपका एक इंटर्नशिप चलती है ना, जिसमें आपको काम सिखाया जाता है ना। अगर आप काम सीख गए तो आपके हाथ में नौकरी पक्की हो जाती है, और अगर आप नहीं सीखे तो आपको दफा कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इंटर्नशिप पीरियड में हूं, मैं उस टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूं, एक चेंज को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूं, काम सीखने की कोशिश कर रही हूं। अगर सीख गई तो हाथ में नौकरी है, और अगर नहीं सीखी तो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं, मिनिमम रेट ऑफ बेरोजगारी देश में रहती ही रहती है। ये हम लोगों ने यहां पर क्या करी राजे, बात करी है। अब अगला जो टॉपिक है बड़े ध्यान से देखिएगा, एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिशिएंट डिमांड क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाएगा। अब एक तो इसके अदर नेम्स अच्छे से देखना, इसी को एक्सेस डिमांड, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप, इसी को ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसी को बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अदर नेम्स है, कुछ भी आ जाए तो आपको यही रामबाण, यही पूरी राम कहानी लिखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, जब देश में डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। एक्सेस डिमांड का मतलब ही क्या, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। बट अजम्पशन है इसकी, क्या अजम्पशन है, ध्यान से देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी लोगों के पास देश में काम है। अगर 50 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं तो 50 के 50 करोड़ लोगों के पास काम है, यानी देश में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। नो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है देश में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी के पास काम है, यानी और ज्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ सकती। कम चाहे हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी के पास काम है। ऑलरेडी देश में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी ऑलरेडी देश में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती तो याद रखना देश में सप्लाई भी नहीं बढ़ सकती। कम चाहे हो सकती है लेकिन प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ नहीं सकती है। यह मैं आपको एक्सेस डिमांड का बता रही हूं, जब देश में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी लोगों के पास काम है, देश में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। ठीक है, और यही कारण है यहां पे जो डायग्राम है, यहां पे एडीएस है, यहां पर आपका इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, ये चारों एक दूसरे पे डिपेंड है। जितनी प्रोडक्शन उतना लोगों के पास काम, जितना काम उतना पैसा, और जितनी प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा देश का जीडीपी। अब मैंने यहां पर क्या बताया कि देश में और ज्यादा सप्लाई नहीं बढ़ सकती, सप्लाई नहीं बढ़ सकती, तो इसलिए हम यहां पर कैसे बनाते हैं सप्लाई की। देखो जनरली आपको पता है यही आपकी इनकम होती है, यही आपकी एग्रीगेट सप्लाई होती है जो ऐसे बनती है, लेकिन यहां पर आपकी जो सप्लाई है ना, आपकी यहां पर एएस कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। आपकी एएस ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी। मैम ऐसे क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बात करी, ऑलरेडी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी के पास काम है, यानी और एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, चाहे कम हो सकती है, और सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इसी सप्लाई बढ़ते बढ़ते एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। ये आपका एएस हो गया, ये आपका एडी हो गया, ये आपका एडी हो गया। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज यहां पर एडी एएस इक्वल है। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम
पॉइंट की सिचुएशन है, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट की सिचुएशन है। और ये जो है आपका OI जो है, OI इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी। यहां तक सॉर्टेड है सभी बच्चों को, यहां तक सॉर्टेड है सभी की सभी बच्चों को, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चलते हैं राजे, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहां पर क्या बात करी, देश में एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मतलब है डिमांड क्या है, ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा होने से ये आपकी एएस है, ये आपकी न्यू एडी है, यहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर बन रहा है। ऊपर बन रहा है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इक्विलिब्रियम लेवल भी बोल सकते हैं। ओवर बोलो या बियॉन्ड बोलो एक ही बात है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं, ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, देखो डिमांड ज्यादा है, बट हमने क्या बात करी, ऑलरेडी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी और कैपेसिटी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा होने पर भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती है ना। प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ सकती, इनकम भी नहीं बढ़ सकती, देश का जीडीपी भी नहीं बढ़ सकता, तो किसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा यहां पे, ना प्रोडक्शन पे, ना ही इनकम पे, ना ही एम्प्लॉयमेंट पे, ना ही जीडीपी पे, किसी भी कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। अब बात करते हैं यहां पर, अब देखिए डिमांड ज्यादा होगी। अब किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा, तो आप खुद सोचिए वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, लोग पागलों की तरह खरीदेंगे तो महंगा हो जाएगा, यानी देश में महंगाई आ जाएगी। सो ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोला जाता है इस गैप को, इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है। यानी ये जो गैप देख रहे हो आप ई और E1 के बीच में, ये जो गैप देख रहे हो ना एडी और AD1, इन दोनों, ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप को हम यहां पर क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी देश में क्या आ जाएगी, महंगाई की जो है समस्या आ जाएगी। एम आई क्लियर सभी बच्चों को। सो एक बार यहीं से कॉन्सिक्वेंसेस एक बार फटाफट से देख लीजिए। आउटपुट की बात करते हैं, प्रोडक्शन पे कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, आप खुद बताइए कुछ इंपैक्ट पड़ रहा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ना ही आउटपुट पे, ना ही एम्प्लॉयमेंट पे, ना ही इनकम पे, ना ही जीडीपी पर, कुछ भी इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ रहा था। आउटपुट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी देश में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी लोगों के पास काम है, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती, तो और ज्यादा देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। नेक्स्ट है, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी, कुछ नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है ना, और कोई भी एक्सेस कैपेसिटी है नहीं, तो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देश में नहीं बढ़ सकती। प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, यस प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, देश में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यानी देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, यानी महंगाई की समस्या जो है आ जाएगी। तो वही बात कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे और देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, एक्सेस डिमांड से, यानी इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने पढ़ा, उससे वेज प्राइस स्पाइरल की प्रॉब्लम आती है, यानी हमारी इकोनॉमी किसमें ट्रैप्ड होती है, याद रखना, वेज प्राइस स्पाइरल में ट्रैप्ड होती है। वेज स्पाइरल, आपने कभी स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक देखी है, ये जहां से प्रॉब्लम शुरू हो वहीं से खत्म, जहां से प्रॉब्लम शुरू हो वही, वो स्पाइरल होती है ना, गोल 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 गोल, वही है ना। तो मान लो हमने क्या बात करी, ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही है देश में, महंगाई बढ़ने से क्या होगा, वर्कर्स क्या कहेंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हम काम नहीं करेंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे, तो इनकी दिहाड़ियां बढ़ाओ, है ना, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, है ना। अब वेजेस बढ़ जाएगी तो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, बनाने का खर्चा बढ़ गया सामान, अब खर्चा बढ़ गया तो कहां से रिकवर करूंगा, कस्टमर से रिकवर करूंगा, तो कस्टमर को महंगे पे बेचूंगा, तो इस वजह से प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो कभी खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी, फिर से प्राइसेस बढ़ गए तो फिर से वेजेस ज्यादा डिमांड करेंगे कि हमारे तनख्वाहें बढ़ाओ, खर्चे नहीं निकल रहे, हमारे महंगाई बढ़ रही है देश में, तो इनके तनख्वाहें बढ़ने के चक्कर में खर्चे बढ़ रहे, खर्चे बढ़ने के चक्कर में फिर से प्राइसेस बढ़ा देंगे, है ना, क्योंकि वो तो दुकानदार तो रिकवर करेगा ना, बनाने वाला तो रिकवर करेगा, किससे करेगा, कस्टमर से करेगा, तो ये प्रॉब्लम तो कभी खत्म ही नहीं होगी, यानी वेज प्राइस स्पाइरल की प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। अब कॉजेस की बात करते हैं कि क्या कारण है कि देश में बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है, यानी बहुत ज्यादा देश में डिमांड बढ़ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, हम यहां पर बात करें। सबसे पहले राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा करने का मतलब है लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, और डिमांड ज्यादा करने का मतलब है देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेस। अब सरकार ने टैक्सेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब टैक्सेस कम करने का मतलब है सरकार को कम देनी टैक्स, यानी मेरे पास पैसा ज्यादा, यानी मनी की सप्लाई देश में ज्यादा। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा तो लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनकम। लोगों के पास पैसा ज्यादा है, और पैसा ज्यादा तो ज्यादा खरीदूंगा,
ज्यादा खरीदूंगा, ज्यादा डिमांड करूंगा, तो यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार बहुत ज्यादा खर्चे कर रही है, बहुत ज्यादा देश के ऊपर खर्चा कर रही है। अब सरकार इतना ज्यादा देश पे खर्चा करेगी तो घूम फिर के पैसा देश में बहुत ज्यादा आ जाएगा, यानी देश में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे तो देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट है फॉल इन इंपोर्ट्स, यानी कि मैं बाहर से कम खरीद रही हूं, अपने देश का सामान ज्यादा खरीद रही हूं। अपने देश का सामान ज्यादा खरीद रही हूं का मतलब क्या, हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा और हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा, यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ गया, यानी हम बाहर के देश में ज्यादा से ज्यादा सामान बेच रहे हैं, ज्यादा सामान बेच रहे हैं, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। अरे वाह, डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। अब सरकार के पास जब पैसे की कमी होती है तो सरकार क्या करती है, कई बार सरकार जो है बोरोइंग्स करती है। अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए, तो सरकार कभी बाहर के देश से पैसा उधार ले लेती है, कभी आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है। उधार लेके कहां लगाएगी, देश के ऊपर लगाएगी, है ना। सरकार क्या करती है इस केस में, बहुत ज्यादा बोरोइंग्स करती है। अब इतना ज्यादा पैसा उधार ले रही है तो उधार लेके क्या करेगी, देश में लगाएगी, देश में लगाएगी तो यानी देश में मनी की सप्लाई ज्यादा। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा तो लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा तो लोग खरीदेंगे ज्यादा, और खरीदेंगे ज्यादा तो यानी देश में क्या आ जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। टॉपिक हमारा एक्सेस डिमांड ओवर हो चुका है। अब आइए डेफिसिट डिमांड, ईएनटी आएगा। डेफिसिट डिमांड क्या होता है बेटा, डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है, एक तो इसके अलग अलग नेम है, डेफिशिएंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत देखिए, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड होता है। डेफिसिट डिमांड को आप अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी बोलते हैं या फिर डिफ्लेशनरी गैप भी बोल देते हैं, एक ही बात है। अब बात करते हैं डेफिसिट डिमांड क्या है। डेफिसिट डिमांड का मतलब है कि डिमांड कम है, सप्लाई क्या है, ज्यादा। नाम से पता चल रहा है डेफिशिएट है, डेफिशिएट का मतलब डिमांड की कमी है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। यहां पर भी अजम्पशन है, क्या है अजम्पशन, फटाफट से देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी का मतलब यह है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं सभी लोगों के पास काम है, देश में और ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी और ज्यादा देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ सकती, कम चाहे हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी तो देश में सप्लाई भी नहीं बढ़ सकती। चाहे बढ़ जाए, सॉरी, कम चाहे हो जाएगी प्रोडक्शन, सप्लाई कम जरूर हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि देश में और ज्यादा एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी और ज्यादा लोगों को काम नहीं मिल सकता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। इसलिए यहां पर भी जो आपकी सप्लाई कर्व है वो ऐसे बनेगी। आपकी किताब में इस तरीके से है सप्लाई कर्व, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, बट बेस्ट डायग्राम ये रहता है, ठीक है। तो सप्लाई कर्व ऐसे बनेगी, ये आपका एडी है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और ये आपका क्या है, ओवाई जो है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी है। अब देश में क्या बोला है मैंने, देश में बोला है डेफिशिएट डिमांड, यानी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। डेफिशिएट डिमांड का मतलब है डिमांड कम है, डिमांड क्या होगी, कम। कहां पे दोनों काट रहे हैं, यहां पे काट रहे हैं, ये आपका एडी, ये आपका एएस, है ना। ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम लेवल की सिचुएशन, सिंपल सी बात है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड ही नहीं है लोगों की तो बनाने वाला, है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो इवन आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है OY1 जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जीडीपी। सो अगर आप देख रहे हो जब डिमांड ही नहीं है तो बनाने वाला बनाएगा कम, बनाए ही कम रहे, प्रोडक्शन कम तो देश में लोगों के पास नौकरियां कम, नौकरियां कम तो पैसा कम, और प्रोडक्शन कम तो देश का जीडीपी भी यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इनफैक्ट यहां पर हम जो देखने को मिल रहा है कि आउटपुट भी कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, इनकम भी कम हो रही है, और देश का जीडीपी भी यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही हम लोग देख पा रहे हैं, यही देख पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो गैप देख पा रहे हो आप एडी और एडी1 में, यानी जो अगर लेट्स से इसको मैं एफ दे देती हूं, ये ई ये एफ में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इस गैप को, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या, ध्यान से देखिए, जब डिमांड ही नहीं है लोगों की, जब लोग खरीद ही नहीं रहे, है ना, सप्लाई ज्यादा, लोग खरीद नहीं रहे। अब खरीद नहीं रहे तो इस वजह से प्राइसेस गिर जाएंगे, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। मुझे होगा कैसे भी करके बस लोग मेरा माल खरीद ले, मैं कम दाम पर भी बेचने को तैयार हूं, बट एटलीस्ट मैं अपना ब्लॉक क्यों करूं, माल बिक जाए, अपने तो खर्चे निकाल लूं जितने में मैं सामान खरीद के बस मेरा माल बिक जाए। तो इस चक्कर में कई बार मैं प्राइस कम कर देती हूँ, और प्राइस कम करने के चक्कर में क्या हो जाता है, देश में मंदी आ जाती है, यानी डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी देश में मंदी आ जाती है, यानी हर एक चीज के प्राइसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गिर रहे हैं। एम आई क्लियर सभी बच्चों को। तो आप देख पा रहे हैं आउटपुट भी कम, इनकम भी कम,
एम्प्लॉयमेंट भी कम, जीडीपी भी कम और प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, यानी देश में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। सो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि हम यहां पर क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्या रिजल्ट देखने को हमें यहां पर मिल रहा है, तो फटाफट से बात करते हैं। तीनों केस में बात करेंगे आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस में। सबसे पहले आप बताइए आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। प्रोडक्शन जो है देश में क्या हो जाएगी कम, क्योंकि डिमांड कम है, लोगों की डिमांड कम है, लोग खरीद नहीं रहे, सप्लाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, गोडाउनों में माल भर रखा है। तो मैं कुछ टाइम के लिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा। प्रोडक्शन क्या करेगा, वो कम करेगा, आउटपुट जो है वो कम प्रोड्यूस करेगा। देखो ऑलरेडी अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है ना, आइडियल मतलब वेला पड़ा हुआ है। ड्यू टू दिस जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, लेस इन्वेस्टमेंट करेगा फॉर फॉलोइंग ईयर्स, नहीं फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कम करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है राजे क्या हो जाएगी, कम, विच लीड्स टू रिडक्शन इन दी प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट पे बात करें तो एम्प्लॉयमेंट भी देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो लोगों के पास नौकरियां भी कम, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देश में क्या हो जाएगी, कम। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट प्राइसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, प्राइसेस गिर जाते हैं और देश में डिफ्लेशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं, इस डेफिशिएट डिमांड की वजह से हमारे देश में लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की प्रॉब्लम आती है, यानी हमारी इकोनॉमी किसमें ट्रैप्ड हो जाती है, किस जाल में फंस जाती है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है देश का जीडीपी गिर जाता है, देश में बिल्कुल ही ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती है। ऐसा क्यों, देखो अब देखो हमने क्या बात करी, डेफिशिएट डिमांड है, यानी डिमांड बहुत ही ज्यादा क्या है, कम, जब लोग खरीद ही नहीं रहे, है ना, तो यानी बहुत ज्यादा अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ है। अब मुझे है कि भाई ऑलरेडी इतना माल पड़ा हुआ तो मैं क्यों प्रोडक्शन करूंगी, है ना, ऑलरेडी इतना माल भरा पड़ा है मेरे पास, ऑलरेडी लोग खरीद नहीं रहे, तो मैं कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कम करूंगी, रॉ मटेरियल वगैरह कम खरीदूंगी, प्रोडक्शन कम करूंगी। प्रोडक्शन कम करूंगी तो लोगों के पास नौकरियां कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो लोगों के पास पैसा कम। जब पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, डिमांड ही नहीं करेंगे। जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो देश में प्रोडक्शन फिर से कम, प्रोडक्शन कम, डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो देश का जीडीपी कम, जीडीपी कम तो हमारी इकोनॉमी किसमें फंस जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में जो है फंस जाएगी। हमारी इकोनॉमी किसमें ट्रैप हो जाएगी, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब है हमारे देश गिर जाएगा, हमारी इकोनॉमी गिर जाएगी, देश का जीडीपी गिर जाएगा, देश ग्रो और डेवलप नहीं करेगा। यहां तक सॉर्टेड है सभी बच्चों को। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके कुछ कॉजेज है, फटाफट से बात कर लेते हैं। क्या क्या कॉजेज है डेफिशिएट डिमांड के, देख लेते हैं क्या कारण है डिमांड जो इतनी ज्यादा कम हो रही है। स्पेलिंग ठीक कर लेना, CIENT है, ठीक है। डेफिशिएट डिमांड यानी डिमांड कम होने के इतने ज्यादा क्या कारण है। सबसे पहले रिडक्शन इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्चा ही कम कर रहे, लोग अगर खर्च कम रहे, कंज्यूम कम कर रहे, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे, डिमांड कम मतलब डेफिशिएट डिमांड। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इनकम, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही कम है, जब लोगों के पास पैसा नहीं तो मतलब लोगों की, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है लोग खर्चेंगे कम, खर्चेंगे कम यानी डिमांड कम कर रहे, डिमांड कम करने का मतलब डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन। इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार को बहुत ज्यादा मैं टैक्स की फॉर्म में पैसा दे रही हूं तो मेरे पास पैसा कम, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, सरकार को इतना टैक्स की फॉर्म में दे रही हूं कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, तो यानी देश में मनी की सप्लाई कम, मनी की सप्लाई कम, परचेसिंग पावर कम, जब लोगों की औकात ही नहीं खरीदने की तो लोग खरीदेंगे कम, डिमांड कम यानी डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन। नेक्स्ट है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार देश पे कम खर्चा करी, जब देश पे कम खर्चा करी तो लोगों के पास पैसा कम, जब लोगों के पास पैसा कम तो देश में मनी की सप्लाई कम, जब लोगों की जेब में पैसा कम तो परचेसिंग पावर कम, परचेसिंग पावर कम तो लोगों की डिमांड कम, डिमांड कम तो यानी डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए कि हम जो है बाहर के देश से बहुत ज्यादा सामान खरीद रहे, यानी अपने देश का सामान नहीं खरीद रहे, और अगर हम अपने ही देश का सामान नहीं खरीद रहे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने ही देश का सामान नहीं खरीद रही हूं तो बताओ हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम, और हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम होने का मतलब है डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन अराइज हो रही है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम जो है बाहर के देश में बहुत कम माल बेच रहे, यानी हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, बाहर के देश में कम हो रही है। कम होने का मतलब हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड कम है, डिमांड कम होने का मतलब क्या है यहां पर, डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन। तो यही बात करें कि क्या कारण है हमारे देश में जो इतनी ज्यादा डिमांड कम हो रही है, उसके कारण क्या है जो हम लोगों ने बात करी। अब बात करते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है और ये जो डेफिशिएट डिमांड है, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम करेक्ट करें, किस तरीके से करेक्टिव मेजर्स लिए जाए, यानी किस तरीके से इसको ठीक किया जाए। तो इसको ठीक करने के लिए, इस एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और देश में स्टेबिलिटी लाना जरूरी है। एक्सेस डिमांड भी अच्छी नहीं है देश में, एक्सेस डिमांड को हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं,
है ना, और ना ही देश में डेफिसिट डिमांड अच्छी है, उसको डिफ्लेशनरी गैप यानी डिफ्लेशन भी बोला जाता है, ये भी अच्छी नहीं है। देश में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, ना एक्सेस डिमांड अच्छी है ना डेफिसिट डिमांड अच्छी है। तो स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए जो है दो प्रकार की पॉलिसीज होती है ताकि देश में क्या रहे, स्टेबिलिटी। दो प्रकार की कौन कौन सी पॉलिसी है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी है जिसको फिस्कल मेजर बोला जाता है, या इसी को बजटरी पॉलिसी भी हम लोग बोल देते हैं। तो एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है राज्य हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। दो प्रकार की पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की पॉलिसी होती है ताकि देश में स्टेबिलिटी आए, और जो फिस्कल पॉलिसी है याद रखना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। किसकी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, देश में स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना, ना ही एक्सेस डिमांड हो ना ही देश में डेफिसिट डिमांड हो, और देश में ग्रोथ आए यानी देश में विकास हो, ठीक है। अब देखिए, सो फिस्कल पॉलिसी सबसे पहले हम बात करते हैं। फिस्कल का मतलब ही होता है जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड। अब सरकार बहुत सारे खर्चे करती है, रोड, रेलवे, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, कितने सारे खर्चे करती है देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेकर आने के लिए। सो बात यहां पे ये करेंगे कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के केस में सरकार कब खर्चे बढ़ाएगी, कब खर्चे कम करेगी ताकि देश में स्टेबिलिटी आ सके। जो एक एक करके बात करते हैं। अब एक गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करी जाए तो तीन प्रकार से सरकार रेवेन्यू लेती है, यानी तीन प्रकार से जो है सरकार के पास पैसा आता है। एक टैक्सेस की फॉर्म में पैसा होता है, कई बार सरकार आम जनता से पैसा उधार ले लेती है तो सरकार के पास पैसा आ जाता है, और कई बार जो है सरकार आरबीआई से पैसा उधार ले लेती है तो सरकार के पास पैसा आ जाता है। एक एक करके यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या बात करी जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सरकार कितना खर्चा कर रही है देश के ऊपर। सरकार बहुत सारे खर्चे करती है ना देश के ऊपर, रोड्स बनाती है, डैम, स्कूल, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, पता नहीं कितने सारे खर्चे जो है देश के ऊपर सरकार करती है। अब सरकार नहीं चाहती है ना ही देश में एक्सेस डिमांड हो ना ही देश में डेफिसिट डिमांड हो। सरकार चाहती है एक्सेस डिमांड की भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, डेफिसिट डिमांड की भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, और देश में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहती है। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, ना देश में एक्सेस डिमांड अच्छी है ना ही देश में डेफिसिट डिमांड अच्छी है। अब इस एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए और देश में स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए सरकार ऐसा क्या करती है, तो फटाफट से एक बार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब है कि डिमांड बहुत ज्यादा है। अब आप खुद मुझे बताइए, किसी भी चीज की डिमांड कब ज्यादा होगी, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो अब मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ये प्रॉब्लम है। तो सरकार चाहती है देश में लोगों के पास पैसा क्या हो, कम हो, यानी देश में मनी की सप्लाई क्या हो, कम हो। तो इस केस में सरकार अपने खर्चों को क्या करती है, कम करती है, देश के ऊपर कम खर्चे करती है, रोड, रेलवे, इन सब चीजों पर सरकार कम खर्चे करती है ताकि लोगों के पास पैसा कम आए। लोगों के पास पैसा कम तो देश में मनी की सप्लाई कम, मनी की सप्लाई कम, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं तो लोगों की औकात नहीं खरीदने की, यानी परचेसिंग पावर कम। लेकिन अगर लोग खरीद ही नहीं पा रहे तो मतलब लोगों की डिमांड कम। डिमांड कम का मतलब क्या, देखिए, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज एक्सेस डिमांड। जब बहुत ही ज्यादा क्या थी, देश में डिमांड थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगी, डिमांड कम 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 कम, यानी एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम कंट्रोल, और देश में क्या आ गई, स्टेबिलिटी की जो है यहां पर क्या आ गई, सिचुएशन आ गई। सरकार यहां चाहती है कि भाई स्टेबिलिटी रहे, है ना, ये वाली सिचुएशन रहे, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, एक्सेस डिमांड नहीं होनी चाहिए, ना ही डेफिसिट डिमांड होनी चाहिए। अब देखिए, डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है, डेफिसिट डिमांड का मतलब है डिमांड की कमी है। अब क्यों लोग नहीं खरीद रहे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा आए, यानी देश में मनी की सप्लाई बढ़े। तो इस केस में सरकार बहुत सारे खर्चे करती है देश के ऊपर ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा है तो लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा, परचेसिंग पावर ज्यादा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। एंड दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डेफिसिट डिमांड। डिमांड जब बहुत ही ज्यादा क्या थी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगी, डिमांड बढ़ रही है, 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 यानी डेफिसिट डिमांड प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी जो है आ जाएगी। चलिए, अब दूसरा है आपका टैक्सेस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर लिया। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करें तो इसके अंदर तीन रहते हैं, टैक्सेस, पब्लिक बोरिंग्स एंड आरबीआई बोरिंग। तो सेकंड जो हम बात करने वाले वो टैक्सेस की बात करने वाले हैं। देखिए, ना ही देश में एक्सेस डिमांड अच्छी, ना ही देश में डेफिसिट डिमांड अच्छी। इन दोनों को करेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है वो हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, देश में स्टेबिलिटी आए। हम क्या चाहते हैं, देश में स्टेबिलिटी आए, ना ही एक्सेस डिमांड अच्छी ना ही डेफिसिट डिमांड अच्छी है। हम चाहते हैं देश में स्टेबिलिटी आए। अब एक्सेस डिमांड के केस में सरकार क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ाएगी या कम करेगी, आप मुझे बताइए। देखिए, एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है। क्यों डिमांड ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो सरकार क्या चाहती है, लोगों के पास पैसा कम हो, देश में मनी की सप्लाई क्या हो, कम हो। अब सरकार चाहती है, ऑलरेडी लोगों के पास इतना पैसा है तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा कम हो। तो इस केस में सरकार क्या करती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, निकालती है, ज्यादा उनकी जेबों में से पैसा निकालती है। बहुत बेटा पैसा है तेरे पास,
चल भाई टैक्स बढ़ा देगी सरकार, उनसे टैक्स की फॉर्म में ज्यादा पैसा निकालती है ताकि लोगों के पैसा क्या हो, कम हो। तो टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि लोगों का पैसा कम तो लोगों की परचेजिंग पावर कम मतलब लोग खरीदेंगे कम, डिमांड कम करेंगे। एंड दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज एक्सेस डिमांड। जब बहुत ज्यादा देश में डिमांड थी, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, डिमांड कम 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 कम, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी की सिचुएशन आ जाएगी। अब बात करते हैं डेफिसिट डिमांड क्या है। डेफिसिट डिमांड का मतलब है लोगों की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों डिमांड कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। तो सरकार चाहती है लोगों के पास ज्यादा पैसा आए, यानी देश में मनी की सप्लाई बढ़े। तो ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्यों बेचारे लोगों से टैक्स की फॉर्म में पैसा निकालेगी ज्यादा। तो इस केस में सरकार टैक्सेस को कम कर देती है, लोगों से कम पैसा निकालती है टैक्स की फॉर्म में, जैसे कोरोना में भी हुआ था राजे। अब कोरोना में सरकार ने देखा कि लोगों का पैसा ही नहीं है, तो इस केस में जो है सरकार ने टैक्स को कम कर दिया था, राइट। तो टैक्सेस को कम कर देगी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो। ज्यादा पैसा मतलब देश में मनी की सप्लाई ज्यादा, जब लोगों की जेबों में ज्यादा पैसा तो लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा तो लोग खरीदेंगे ज्यादा, यानी डिमांड ज्यादा करेंगे। एंड दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डेफिसिट डिमांड। जब बहुत ही ज्यादा देश में क्या थी, डिमांड की कमी थी। अब धीरे धीरे डिमांड क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है, यानी कि डेफिसिट डिमांड प्रॉब्लम कंट्रोल और देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका पब्लिक बोरिंग्स। पब्लिक बोरिंग्स का मतलब होता है कि कई बार सरकार जो है आम जनता से पैसा क्या करती है, उधार लेती है। तो आम जनता से पैसा यहां पर उधार लेती है। तो देखिए सेम, ना ही एक्सेस डिमांड अच्छी है, ना ही डेफिसिट डिमांड अच्छी है। सरकार क्या चाहती है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, देश में स्टेबिलिटी लेकर आना। एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना, देश में स्टेबिलिटी लेकर आना। अब एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा, क्यों डिमांड ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा क्या हो, यहां पर कम हो। तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा कम हो। तो इस केस में सरकार आम जनता से ज्यादा पैसा उधार लेती है ताकि आम जनता के पास पैसा कम, आम जनता के पास पैसा कम यानी देश में मनी की सप्लाई कम। जब लोगों के पास पैसा नहीं तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम यानी लोगों की डिमांड कम। और यही तो बात कर रहे हैं, दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज एक्सेस डिमांड। जब बहुत ज्यादा देश में क्या थी, डिमांड थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगी, डिमांड कम 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 कम, यानी एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी जो है यहां पर आ जाएगी। सेम यहां पर डेफिसिट डिमांड की यहां पर मैं बात करती हूं। डेफिसिट डिमांड क्या, डेफिसिट डिमांड का मतलब है लोगों की डिमांड बहुत कम है। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा हो, यानी देश में मनी की सप्लाई बढ़े। तो इस केस में सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा होए, है ना। तो इस केस में सरकार आम जनता से पैसा कम उधार लेती है ताकि उनके पास ज्यादा पैसा हो, यानी लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा, लोग खरीदने की क्षमता ज्यादा तो लोग खरीदेंगे ज्यादा, यानी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। एंड दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज डेफिसिट डिमांड। जब लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा क्या थी, कम थी। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, यानी डेफिसिट डिमांड प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट यहां पर है आरबीआई की बोरोइंग्स। आरबीआई से भी सरकार कई बार पैसा उधार ले लेती है, ठीक है। सेम यहां पर एक्सेस डिमांड की बात करें, डेफिसिट डिमांड की बात करें ना, सरकार जो है एक्सेस डिमांड भी नहीं चाहती, ना ही डेफिसिट डिमांड चाहती है। सरकार क्या चाहती है, देश में स्टेबिलिटी हो, ना एक्सेस डिमांड अच्छी है, ना ही डेफिसिट डिमांड अच्छी है। अब बात करते हैं एक्सेस डिमांड के केस में सरकार जो है आरबीआई से बोरोइंग बढ़ाएगी या कम करेगी, क्या करेगी सरकार, ये हम यहाँ पे बात करें। तो सबसे पहले एक्सेस डिमांड की यहाँ पर बात करते हैं। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा, क्यों डिमांड ज्यादा, क्योंकि लोगों का पैसा ज्यादा है। तो सरकार देख रही है कि ऑलरेडी लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो सरकार चाहती है लोगों के पास पैसा क्या हो, कम हो, यानी मनी की सप्लाई देश में क्या होनी चाहिए, कम। तो इस सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, ऑलरेडी लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो क्यों सरकार आरबीआई से ज्यादा पैसा उधार लेगी, क्योंकि अगर आरबीआई से ज्यादा उधार लेगी तो देश में लगाएगी वो पैसा, और अगर देश में पैसा लगाई तो देश में ही लोगों के पास और पैसा आ जाएगा। तो ऑलरेडी अगर लोगों के पास इतना पैसा है तो अगर आरबीआई से उधार लेगी और देश पर लगाएगी तो और ज्यादा देश में पैसा आ जाएगा। वो तो सरकार नहीं चाहती। सरकार क्या चाहती है, देश में लोगों के पास पैसा क्या हो, कम हो। तो इस केस में वो आरबीआई से कम पैसा उधार लेगी ताकि देश में कम पैसा लगाए, और अगर देश पे कम पैसा लगा रही है यानी देश में लोगों के पास कम पैसा होगा, यानी देश में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो इस केस में वो आरबीआई से बोरिंग्स कम करेगी और देश पे कम लगाएगी ताकि लोगों के पास पैसा कम, लोगों के पास पैसा कम यानी मनी की सप्लाई कम। जब लोगों की जेब में ही पैसा नहीं होगा तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम, खरीदने की क्षमता कम यानी लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। एंड दिस इज स्टेबिलिटी, दिस इज एक्सेस डिमांड। जब डिमांड बहुत ज्यादा थी, है ना, दिस इज एक्सेस डिमांड, जब डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब देखिए फटाफट से, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, डिमांड कम 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 कम
कम, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। एम आई क्लियर सभी बच्चों को, यहां तक सॉर्टेड है। अब आगे चलते हैं, डेफिसिट डिमांड की बात करते हैं। डेफिसिट डिमांड का मतलब है ऑलरेडी लोगों की डिमांड बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि लोगों में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो सरकार चाहती है लोगों में पैसा हो, यानी मनी की सप्लाई बढ़ जाए देश में। तो इस केस में वो आरबीआई से ज्यादा पैसा उधार लेती है ताकि देश में ज्यादा पैसा लगाए। देश में ज्यादा पैसा लगाएगी तो देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। तो आरबीआई से बोरोइंग ज्यादा करती है ताकि देश में ज्यादा लगाए। देश में ज्यादा लगाएगी तो देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा, लोगों के पास ज्यादा पैसा यानी मनी की सप्लाई ज्यादा। अगर मनी की सप्लाई ज्यादा है तो लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, खरीदने की क्षमता ज्यादा, खरीदने की क्षमता ज्यादा तो लोग ज्यादा खरीद पाएंगे, यानी डिमांड ज्यादा कर पाएंगे। एंड दिस इज राजेश स्टेबिलिटी, दिस इज डेफिसिट डिमांड। जब देश में बहुत ज्यादा डिमांड की कमी थी, अब धीरे धीरे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल, देश में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे फिस्कल मेजर्स मैंने आप लोगों को करा दिया, जिसको आप बजटरी फिस्कल मेजर्स बोल लो या फिस्कल पॉलिसी बोलो या बजटरी पॉलिसी बोलो, एक ही बात होती है। ये हम लोगों ने बात कर ली है। जो गवर्नमेंट के खर्चे और रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, इसी को आप बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है, देश में स्टेबिलिटी लेके आना, यानी ना ही एक्सेस डिमांड हो ना ही डेफिसिट डिमांड हो, और देश में क्या लेके आना, ग्रोथ जो है लेकर आना। ये दो ऑब्जेक्टिव यहां पर रहते हैं। अब दूसरा क्या मेजर है जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली आरबीआई की पॉलिसी होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है, देश में स्टेबिलिटी लेके आना, ना ही देश में एक्सेस डिमांड हो ना ही देश में डेफिसिट डिमांड हो। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो, मॉनेटरी पॉलिसी यानी आरबीआई की पॉलिसीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जैसे सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वही सारी चीजें यहाँ पर है। बस वहां पर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते थे, और यहाँ पर बस हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की यहाँ पर बात करेंगे, और कुछ भी नहीं है। एक्सेस डिमांड से ही तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, डेफिसिट डिमांड से ही डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को पता है। सो कुछ नहीं है, सेम वही है, ठीक है। सो जिन बच्चों ने बैंकिंग वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छे से करा दूंगी। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये आरबीआई की पॉलिसी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, ताकि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके, देश में क्या लाई जा सके, स्टेबिलिटी लाई जा सके। किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, बाय रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट। सो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती है कि कब बढ़ाना है कब कम करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को जो है बेसिकली कंट्रोल करती है, कि क्रेडिट मतलब लोन, कि कब जो है लोन ज्यादा देना है, लोन की फॉर्म में लोगों को पैसा ज्यादा देना है, कब कम देना है, यानी कब मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, कब मनी की सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। सो ये हमारी आपकी आरबीआई की पॉलिसी है जो हम बात करने वाले, ये आपको ऑलरेडी पता है। सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें हैं। तो शॉर्टकट तरीका आपको जो पहले भी बताइए, सेम जो आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में पढ़ा था वैसे ही है। तो याद रखना, एक्सेस डिमांड के केस में हर एक चीज को बढ़ाया जाता है, हर एक चीज को यहां पर बढ़ाया जाएगा। एक्सेस डिमांड के केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन में उल्टा होता है, यहां पर जनरली सेल और परचेज की यहां पर बात करी जाती है। यहां पर एक्सेस डिमांड में याद रखना हर एक चीज को बढ़ाते एक्सेप्ट योर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में यहां पर क्या किया जाता है, उल्टा किया जाता है, ठीक है। और डेफिसिट डिमांड की बात करूं तो हर एक चीज यहां पर कम करी जाती है, सीआरआर भी, एसएलआर भी, एलआरआर भी, रेपो रेट भी, बैंक रेट भी कम, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट भी कम, यहां पे परचेज करी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, है ना, बाय द आरबीआई। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट यहां पर उल्टा रहता है। अभी मोरल सुएजन नहीं कर रहे हैं, अभी मैं यहां तक बता रही हूं। तो अगर आप देख पा रहे हो, एक्सेस डिमांड में हर एक चीज को बढ़ा रहे हैं, डेफिसिट डिमांड में हर एक चीज को कम कर रहे हैं। दो चीजों में एक्सेप्शन है, एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज की बात करते हैं, और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में उल्टा रहता है, जनरली यहाँ पे कम और यहाँ पर ज्यादा। मोरल सुएजन बहुत नॉर्मल है। मोरल सुएजन बेसिकली कॉम्बिनेशन रहता है परसुएजन और आपका प्रेशर वाला, वो था ना, पहले प्यार से समझाती है फिर उसको प्रेशराइज करती है, वही वाला है जो हम लोगों ने बैंकिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। पहले आरबीआई बोलती है प्यार से कि भाई हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर लो, कमर्शियल बैंक को बोलती है ना, पहले तो बड़े प्यार से समझाएगी, अगर प्यार से नहीं मानेगी तो लास्ट में वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है ना, वही सारी चीजें है राजे, और कुछ भी नहीं है। सो इस टॉपिक को अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज मैं आप लोगों से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार मेरा बैंकिंग वाला चैप्टर जरूर देख लेना। वहां मैंने एक एक डिटेल में पढ़ाया है कि सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, एलआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज वहां पर मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट तरीका आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सभी बच्चों को चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्विक रिवीजन यहाँ पर करवाने की कोशिश करें। सो मिलते हैं आपसे जल्द, ठीक है, जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और मिलती हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।